अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ज़िंदगी के इस मुख्तसर से सफ़र में एक और साल गुजर गया है। साल 2024 अपनी तमाम तल्ख और शीरी यादों के साथ अब माजी का किस्सा बनने जा रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, जिसके बाद नई उम्मीदों, कई उमंगों, नए ख्वाबों और नेक ख्वाहिशात के साथ नए साल यानी साल 2025 को हम खुशामदीद कहने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम साल 2024 का जायज़ा लेंगे। साल 2024 सियासी, कानूनी और मौशी एतबार से पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, पाकिस्तान ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और इसके साथ साथ नया साल यानी साल 2025 मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के लिए कौन से चैलेंजेस लेकर आ रहा है और पूरी दुनिया साल 2025 में किन किन मसाइल को फेस करने जा रही है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। गुज़िश्ता कई सालों की तरह नाज़रीन, वतन अजीज़ की बात करें तो साल 2024 भी चैलेंजेस से भरपूर रहा। इस साल का आगाज़ सियासी हंगामों और हलचल के साथ हुआ और इससे अख्ताम भी कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें ओवरऑल इस साल की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान की वापसी हुई, आम इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इसके साथ साथ नई मखलूत हुकूमत तश्कील हुई। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया। इमरान खान और बुशरा बीबी की बात करें तो उनको सजाएं सुनाई गईं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला। इसके साथ साथ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, फिर उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 26वीं आईनी तरमीम हुई। अगर साल 2024 को एहतजाज का साल कहा जाए तो ये भी बेजाना होगा, क्योंकि पूरा साल हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरे हुए जो ज़्यादातर PTI की क़यादत में किए गए। इसके साथ साथ सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। जनाब, इंटरनेट की बंदिश भी रही, जिससे मुझे आपको आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियासी हंगामा आराई के साथ साथ पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मुतअद्दिद हमलों का भी सामना करना पड़ा, ख़ासतौर पर KP और बलूचिस्तान में। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने 23वीं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेज़बानी की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला मुतनाज़ बना रहा। ये तो हमने बात की सियासी लिहाज से। अगर हम मौशी एतबार से बात करें तो जनाब, डॉलर नीचे आया, रुपया कुछ ऊपर रहा। बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। FPR 13000 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। लेकिन महंगाई बढ़ने की शरह 78 माह की कम तरीन सतह 4.9% तक लाने का दावा किया गया और साल 2024 में अफरात ज़र 38 से कम होकर 5% हो गया। ये था एक ओवरऑल जायज़ा जो हमने साल 2024 का लिया। अब हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ़ करा देती हूँ। आज हमारे जो रेगुलर हमारे एनालिस्ट हैं वो तो है ही प्रोग्राम में, लेकिन इसके साथ साथ आज ख़ास तौर पे हमने दावत दी है, लीगल एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ साल 2025 का जायज़ा लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जैसे जैसे हमारे गेस्ट आते जाएंगे आपसे तारुफ़ कराती रहूँगी। अभी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब, हमारे पैनल का हिस्सा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और तकरीबन पूरा साल ही जब से ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ इनका हमारा साथ रहा और बड़े मुस्तनद तज्ज़िये आदिल साहब ने हमें दिए। आज भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये भी गाहे बगाहे अपना वक्त हमें देते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आज भी आप हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ आज पहले चंक के लिए हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकायदा आगाज़ करते हैं। आदिल साहब, साल 2024 पाकिस्तान के लिए सबसे पहले सियासी महाज की बात कर लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कैसा रहा साल 2024 सियासी लिहाज से? देखिए, सियासी लिहाज से तो एज़ यूजुअल जैसे देख रहे थे हम, 2017 के बाद से जो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ था वो कंटिन्यू रहा। 8 फरवरी के इलेक्शन के वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद कोई सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मामलात ज़्यादा ख़राब हुए। एक पॉलिटिकल पार्टी को मकबूलियत मिली, लेकिन उसके नतीजे में जो अदम इस्तेहकाम जो है मुल्क के अंदर आया वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है और 2024 पूरा सियासी अदम इस्तेहकाम की नज़र हो गया है। और जब आप देखते हैं कि जब मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम होता है तो फिर उससे आपकी मईशत भी मुतासर होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के
ऊपर रहा। वो दहशत गर्दी के वाक़यात में एकदम फिर इजाफा था। तो जो सूरत हाल है जो पाकिस्तान के लिए, जो माजी में भी एक मसला था और अब मुस्तकबिल में भी हमें यही सब कुछ इसी तरह जो है वो कंटिन्यू नज़र आता है। असल चीज़ तो ये है कि जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है उसमें अच्छी जो चीज़ अब दिसंबर के अंदर जाके नज़र आई है और जनवरी के पहले हफ्ते में बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक दूसरे के करीब आने से घबरा रही थी, एक दूसरे के जिसे कहते हैं कि बात नहीं करना चाह रही थी, अब वो बात करने के लिए तैयार है। तो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जो है अब वो इस्तेहकाम की तरफ चला जाए तो ये बड़ी मुल्क की खुशकिस्मती होगी। और इसके बगैर मुल्क में जो है वो किसी चीज़ में बेहतरी जो है वो नहीं आ सकती। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टाइम जो हुकूमत है उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी पॉलिसी का तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं करेंगे, एक पॉलिसी लाएंगे फिर उसको नाकाम करार दे देंगे, फिर दूसरी पॉलिसी लाएंगे, तो वो मुल्क के अंदर ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना माशी इस्तेहकाम आएगा और ना कोई बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम के साथ जो पॉलिसी का तसलसल है वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी का तसलसल बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हारिस नवाज साहब, आदिल साहब जिस तरह से बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी साल 2024 में, आप साल 2024 को किस तरह से देख रहे हैं? सियासी लिहाज से पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, ख़ास तौर पे जब सियासी जमातों की हम बात करें तो? देखिए, अगर सियासी जमातों की बात करें तो फिर ये साल 2024 इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा कि कभी धरने हो रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च हो रही है, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो दिस हैव बीन अ वेरी टर्बुलेंट पीरियड एंड दिस इज व्हाट वी शुड होप कि अगले साल पाकिस्तान के लिए जो डायलॉग स्टार्ट हो रहा है ये इसका फ्रूटफुल रिजल्ट होते हैं और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, जिससे अवाम को फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन देखें, इसके लिहाज से सेकंड बात ये कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की 2024 के अंदर, तो चीफ आर्मी स्टाफ जनाब असम मुनीर, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को हैंडल किया है और कमांड की है, इस काबिल तहसीन है। उसके बाद हुकूमत की पॉलिसी भी वाज़ेह थी जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके। आपने देखा कि इस साल तकरीबन पूरे हमारे आर्म फोर्सेस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने तकरीबन 60,000 ऑपरेशंस किए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। इन ऑपरेशन में तकरीबन 925 जो दहशतगर्दों को मारा है। 73 वो दहशतगर्द थे जो बहुत ज़्यादा मतलूब थे और 14 को हथियार डाले और वो मेन स्ट्रीम में आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ जो आप इसको देखें कि ईरान अफ़गानिस्तान से हमारे रिलेशन जो है वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान पर चीफ आर्मी साहब ने बड़ी क्लियर बात की कि हमें अपनी आवाम की जान और माल की हिफाजत मुकद्दम है और ये अफ़गानिस्तान को समझ आना चाहिए। नंबर 2 के उनसे नहीं करना चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन करनी चाहिए, अच्छे नेबर्स की तरह रहना चाहिए, वो बात की गई है। फिर आपने SIFC का देखें कि वो बड़ा कामयाब ये इशू रहे पूरे साल के अंदर, जिसमें उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान की इनिशिएटिव को लेके चले, फिर IT पार्क बन गए हैं मुल्क के अंदर। इसके साथ नंबर 2 के मिनरल्स की काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस हो गई है। ये चीज़ों को हम देखें तो फिर हम देखते हैं कि ये साल बहुत ही उस लिहाज से रिवॉर्डिंग और मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई। आपने सुना होगा हर एक बात करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी भी है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका बांग्लादेश का हाल होगा, लेकिन खुदा का शुक्र है पाकिस्तान इंटैक्ट है। हारिस नवाज साहब, मशहद के हवाले से भी हम बात करेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, कानूनी लिहाज से अगर हम देखें तो साल 2024 हमने देखा कि एक जमात के लिए खासा मुश्किल रहा। काफ़ी कानूनी केसेस थे जिनका उन्हें सामना भी करना पड़ा, अभी भी वो कर रहे हैं। आप साल 2024 को कानूनी लिहाज से किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया, आपका बहुत शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रो किया। और जितनी भी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हैपनिंग्स थी उनको बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और इवेंट्स को जो है जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनको आपने कवर किया। अब इसके अंदर देखा जाए तो 1973 से जब से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है और अगर अब 2024 की बात करते हैं तो 2024 एक ऐसा साल है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा हैपनिंग जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है, या उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की जो 26वीं आईनी तरमीम आई है
उसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो मैकेनिज्म को जो बनाया गया है, वो एक मैकेनिज्म ऐसा है जो पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि 2024 के अंदर अगर एक चीज देखी जाए तो वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती है कि कुछ जो आपके सामने फैसले आए हैं, चाहे आपका आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला आया है, या उसके बाद आपका आर्टिकल 63(a) का जो डिफेक्शन का फैसला आया है, या उसके बाद आपका मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक फैसला आया है, या मुबारक सानी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो था, जो पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर था, या नैब की अमेंडमेंट थी। तो मैं ये समझता ये हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पिछले 10-12 साल से जो थी, वो एक जुडिशियल एक्टिविज्म से निकल के जो है वो आपकी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रही थी, उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने अपने आप को रिवर्स किया है। और उस रिवर्स करने के अंदर जो है एक जो नई चीज आई वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आपका सुओ मोटो का अख्तियार भी नहीं है, आपने अगर कोई फैसला करना है तो आप प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक आया जिसके अंदर चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिप्शन अनलिमिटेड थी, जो हम पिछले 2-2.5 साल से देख रहे थे कि एक मखसूस बेंच, मखसूस केसेस और मखसूस तरह की सारी चीजें आ रही थी, तो उसको काफी हद तक 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर एड्रेस किया गया। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक और ऐसा साल है जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का आम आदमी है, जिसकी लिटिगेशन जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हद तक है, उसको अभी भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो रिलीफ नहीं मिला। आज भी उसके केसेस जो हैं साल से जो हैं वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो है सिविल मैटर्स जो हैं 20 से 25 साल और क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो 10 से 15 साल तक चलते हैं। कन्विक्शन रेट आपके मुल्क के अंदर बहुत कम है, जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी कम है, यानी कि 25 करोड़ की आबादी है आपकी और 4000 आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जज है। उसके बाद आउटडेटेड लेजिस्लेशन है, गवर्नेंस के जो है वो प्रायोरिटी मैं समझता हूँ कि वो नहीं है, और गवर्नर लैप्सेस इतने ज्यादा हैं कि जिससे आपको जो है वो लॉलेसनेस नजर भी आती है, और जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स नजर भी आते हैं उसके अंदर भी वो गवर्नेंस का जो एक रिस्पॉन्स सिस्टम है वो भी उतना बेहतर नहीं है। तो जनरली देखा जाए तो 24 के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जुडिशियल एक्टिविज्म था जी, उससे अपने आप को अवॉइड किया है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के जो उन्होंने चीजें की हैं, और उस चीजों के अंदर कुछ चीजों को ख्वाहिशात के मुताबिक अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। जो रिफॉर्म्स हुई हैं किसी के हक में है, किसी को अच्छी लग रही हैं, किसी को अच्छी नहीं लग रही। आदिल साहब, हमने देखा कि सियासी हंगामा आ रही तो एक तरफ, लेकिन साल 2024 की अगर हम बात करें तो दहशतगर्दी के लिहाज से भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की कामयाबी एक ये रही कि SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें इजाफा हुआ है? और हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमती जो इक़दामात हैं वो साल 2024 में किस तरह से रहे? देखिए, सियासी जमातों ने तो स्पेस जो है वो खोई है सारे सिनेरियो के अंदर। अगर हम देखें ख़ास तौर पर 2024 के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर हुई हैं। बदकिस्मती है कि हमारा जो सियासी स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हुआ है, और एक हाइब्रिड सिस्टम मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो नज़र आता है, जिससे लगता है कि बहुत कंट्रोल्ड जमहूरियत है। उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको एक भारी मैंडेट मिला वो अब इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है, बतौर हुकूमत उनके इक़दामात बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बेहतर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जो इकॉनमी का रोड मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट हमने देखा कि वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई। जो इन्फ्लेशन है जो एक आम आदमी को मुतासर करती है, इन्फ्लेशन में कमी हुई है। करंट अकाउंट खसारा जो है वो जो है वो कम हुआ है, और वो भी एक दहाई के बाद जो है वो हुआ है। तो मईशत में जो इक़दाम किए गए गो कि उसका बर्डन, उसकी तकलीफ़ आवाम ने उठाई है, लेकिन एक रोड मैप पे, एक ट्रैक के ऊपर लगता है कि मईशत चल पड़ी है। और आज टॉपिक मईशत के ही हवाले से आदिल साहब, हाँ जी, हमारा अगला टॉपिक इसी के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें दहशतगर्दी और उससे निमटने के जो इक़दामात हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो फौज ने बहुत जिसे कहते हैं कि कुर्बानियां दी हैं, 24 के अंदर एक बड़ी तादाद में हमारे जवान शहीद हुए हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई है, केपी मुसलसल जो है वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के अंदर दर अंदाजी हो रही है, अफ़गानिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, और वो एक पाकिस्तान दुश्मन फोर्स जो टीटीपी है उसकी हमायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो मामलात हैं वो बड़े हैं, और उसमें सिर्फ फोर्सेस की कुर्बानियां नहीं है, उसमें आवाम को भी उसी तरह जो है वो सूरत हाल का सामना है। तो दहशतगर्दी के हवाले से एक बुरा साल था। ये सारा दहशतगर्दी का जो हमने 2014 के बाद, हमने सानिया IPS के बाद जो एक स्ट्रगल की थी, एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की थी, और जिसके नतीजे में मुल्क से दहशतगर्दी का जो है वो नासूर ख़त्म हुआ था। लेकिन उसके बाद आने वाले सालों के अंदर गलत पॉलिसियों के नतीजे में एक दफ़ा फिर जो हम 2024 और 2023 के अंदर जो हमने दहशतगर्दी का अफरेत है वो फिर बाहर निकलते देखा। तो फोर्सेस जो है वो बड़े जिसे कहते हैं कि जान फिशानी के साथ जो है वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं, और आने वाले दिनों में होप उम्मीद तो यही की जा सकती है कि दहशतगर्दी के नासूर से जान छूट जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पर हों, जैसे एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, पॉलिसीज़ की बात की, आदिल साहब पहले भी पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे। एक तो ये कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है और पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी का तसलसल बहुत ज़रूरी है। फिर गलत पॉलिसीज़ की वजह से हम इस नहज पे दोबारा पहुँच चुके हैं कि दहशतगर्दी का हमें सामना है, और इतना नुकसान भी उठाना पड़ा, हमारे जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। आप किस तरह से देख रहे हैं, पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और क्या गलत पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से दोबारा इस नहज पे हम पहुंच गए हैं? देखें जवेरिया, बात ये कि पॉलिसीज आपकी और कानून सब मौजूद हैं। द ओनली थिंग इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अब आपके सामने अच्छी बड़ी 2021 तक हमने पूरे मुल्क में दहशत खत्म कर दी थी, इक्का दुक्का एक्सीडेंट होते थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट की पॉलिसी ये चेंज की और उनको ला के थोड़ा सा हमने अलाउ किया कि वो हमारे बॉर्डर बेल्ट के अंदर आ जाए, उससे उनको मौका मिल गया कि वो रीऑर्गेनाइज अपने को कर लें, उन्हें टाइम गेन किया, रिकूप कर लें, अपने वेपन एमुनिशन ठीक कर लें, कमांड स्ट्रक्चर ठीक कर लें, रिक्रूटमेंट नहीं कर लें, जिससे अभी, और उसके बाद फिर अमेरिकन जब गए 2021 में, जाने से पहले वो अपने सारा वेपन एमुनिशन लेटेस्ट डंप के डंप छोड़ के चले गए। एंड दैट हैड फॉलन इनटू हैंड्स ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अलकायदा हो, चाहे खरसान ग्रुप हो, या के बाद आपके सामने BLA, BLF, TTP, फिर BNA, मजीद ब्रिगेड, सबको यहाँ तक गया। एक तो ये बड़ी वजह हो गई। आपके सामने मुसल्लह अफवाज चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तहैया किया हुआ कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है, लेकिन उसके लिए अभी जो नेक्स्ट जो अभी बात वो बार बार कहते हैं कि जी अज़्म इस्तेकाम, एवरी हैज टू स्टैंड यूनाइटेड एंड बिहाइंड आर्म फोर्सेस। क्योंकि देखें, यू फाइट एज अ नेशन। फौज अकेले कभी लड़ाई नहीं करती। आप फौज तो अभी भी लड़ रही है, शहादतें दे रही हैं, टेररिस्ट को मारती जा रही है, पीछे से एक और नए टेररिस्ट आते जा रहे हैं। सो इलीगल स्पेक्ट्रम की जो बात हम करते हैं ना, कि जो इनको हुंडी का पैसा आ रहा है, उसके बाद स्मगलिंग का है, नारकोटिक्स का है, स्मगल गाड़ियाँ आ रही हैं, ये पैसा जो आता है ना इनके पास, इससे ये दोबारा अपने को रिकूप कर लेते हैं। सो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हमारे हैं, ऑल एवरीबॉडी हैज टू गेट यूनाइटेड। इसको रोकें ताकि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। नंबर 2 उसके बाद, और इसके साथ सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, अभी भी यही बात है, आप खुद सोचें, अभी न्यू ईयर के ऊपर हमारे जवान 20,000 फुट की बर्फ पोश पहाड़ी में बैठे हैं, मोरल हाई है, सिर्फ जज्बा मुल्क और कौम की इज्जत के लिए। ईद में देख लें, डेजर्ट में देख लें, और वो मैसेज भेज दें कि बार मोरल इज हाई, वी वांट पाकिस्तान शुड बी सेफ, हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए हमारी जानें कुर्बान है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस द कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्रूप्स इन देयर लीडरशिप, चीफ आर्मी स्टाफ। इन चीज़ों को देखते हुए नाउ ये जो नेगेटिव ना ट्रोलिंग हो रही है फौज के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान, ये दो
ब्रिगेडियर साहब, मैं इसी जानिब आने वाली थी और हाफिज़ एहसान साहब से मैं यही बात करने वाली हूँ। हाफिज़ साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि हमारे जवान सरहदों पे मौजूद हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, हर तरह के मौसम में, हर तरह के हालात में वो हमारी खातिर, वतन की खातिर मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और बहुत हद तक बिल्ड कर दिया गया है, इस साल में आपने देखा है कि उस नैरेटिव को तौक़ियत मिली है। और इसके साथ साथ फिर हम बात ये भी कर लेते हैं, दीनी मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो भी साथ साथ चल रहा है, दहशत गर्दी के मामलात भी चल रहे हैं साइड बाय साइड। देखिए जवेरिया, एक तो ये है कि पाकिस्तान की स्टेट का जो रिजॉल्व है, ये पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशन, उनकी कैपेसिटी जो है उसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि आप एक ऐसे खित्ते के अंदर रहते हैं कि जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है 20-22 साल से जंग रही, फिर अमेरिका आया, फिर तालिबान का एक सिलसिला आया और फिर हमारे मुल्क के अंदर एक टेररिज्म आया, जिसको पाकिस्तान की फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ा अच्छे तरीके से उसको एड्रेस किया। और दुनिया यहाँ से आपके एक्सपीरियंस लेने के आई कि किस तरह आपने जो इंटरनल इंसर्जेंसी है उसको आपने कंट्रोल किया है। और उस सूरत के अंदर भी कि जब आपका एक इतना लंबा बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान का और फिर आगे ईरान का चलता है, जिसको कभी भी इस तरह, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर के जो डिसिप्लिन हैं वो उसमें कभी भी नहीं रहा और हमेशा एक सॉफ्ट बॉर्डर रहा है। और उस सॉफ्ट बॉर्डर की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी आया, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी भी आया, इन टर्म्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी आया। तो पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिजॉल्व करके आपने अपने उस बॉर्डर को सिक्योर किया और उसके बाद सिक्योर करने के बाद आपने उन लोगों के खिलाफ एक फाइट लड़ी कि जिसको आपको पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट। अब वहां के ऊपर प्रॉब्लम ये आया कि हमारा जो है वो एक कंसेंसस जो है पहले तो बिल्ड कर लेते हैं, और बिल्ड हमने कर लिया था 2014 के अंदर जब आर्मी पब्लिक स्कूल का एक इंसिडेंट आया था और उसमें हमने 20 पॉइंट्स जो थे वो बनाए थे कि पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना किस तरह है। अब वो 20 पॉइंट्स थे, उसपे अफगानिस्तान का भी इशू था, उसके अंदर आपकी सेक्टेरियन भी इशू था, मदारिस का भी इशू था, डिजिटल मीडिया का भी इशू था, उसके बाद आपके लॉज का भी था, कराची का भी था, आपका जो पंजाब के अंदर जो है सेक्टेरियन वो भी था, बलोचिस्तान, ये सारे ऐसे इशू थे। लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं गवर्नेंस साइड के अंदर जाके और पॉलिसीज की तरफ जाके आपने उनकी लॉ को बनाना है या एग्जीक्यूशन करना है, वहां के ऊपर जो फेलियर आता है, वो फेलियर जो है वो उस जो प्रॉब्लम आपने डायग्नोज करके जिसकी सर्जरी की होती है वो दोबारा जो है क्रॉप अप हो जाता है। अब उसके लिए इस फर्दर जो आपके मुल्क के अंदर जो वेव आई है, एक चीज तय थी कि हमने अपनी एंटी टेररिज्म के अंदर हमारी ये स्ट्रेटजी है और यकदम हमने फैसला किया कि हमने उनसे निगोशिएशंस करनी है और उन निगोशिएशंस के अंदर बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आए और उनके अंदर आके आपको एक फिनोमिन, अब आप ये देखें ना कि आप जब डायलॉग की बात करते हैं, अगर वो पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मानते, वो उन इलाकों के अंदर कहते हैं कि जी फौज नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं कि वहां पे गवर्नेंस जो है वो हमने चलानी है, डीसी जो है वो आपका एक पपेट के तौर पे काम करे और वो चाहते हैं कि वहाँ पे स्मगलिंग भी हो, लॉलेसनेस ठीक है, यानी आप पोलाइट रहें, मुज़ाकरात की बात करें, लेकिन जो कुछ मामलात हैं जिस पे आप निगोशिएट नहीं कर सकते उस पर रिजिड अप्रोच ही रहनी चाहिए और पॉलिसीज़ बनाएं, ज़रूर बनाएं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। नाज़रीन, हमें भी ब्रेक पे जाना है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हाफिज़ एहसान अहमद साहब का, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौशी लिहाज से पाकिस्तान का 2024 कैसा रहा, इस पर बात करेंगे। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन। साल 2024 अगर मौशी लिहाज से देखा जाए तो जैसे ही साल का आगाज़ हुआ तो मुल्क खासे बहरानों का शिकार था, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। लेकिन हम तारीफ़ ज़रूर करेंगे क्योंकि हुकूमती कुछ इक़दाम थे जिससे हमने देखा कि मौशी लिहाज से कुछ बेहतरी नज़र आई, जिसका जो एतराफ़ है वो गैर मुल्की मौशी तहकीकाती इदारे भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमती नाकदीन भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बानी PTI की बात करें तो कुछ दिन पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि जो मईशत है वो कुछ बेहतरी के जानिब जा रही है। गो कि उन्होंने कहा था तरक्की नहीं कर रहा मुल्क लेकिन बेहतरी हो रही है। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मौशी माहिर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे आगाज़ करेंगे, साल 2024 को मौशी लिहाज से आप किस तरह से देख रहे हैं? गो कि हम जानते हैं अभी भी बहुत से प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मौशी लिहाज से कुछ बेहतरी आई है मुल्क में? देखिए, 2024 में बड़े वाज़ेह तौर पे दो मईशतें नज़र आने लगी। एक मईशत है मईशतदानों की, जो मईशतदानों की मईशत है उसमें बताया जाता है कि
جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 30% ہوا کرتی تھی، اب وہ گر کے 5% پہ پہنچ گئی ہے۔ جو معیشت دانوں کی معیشت ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ تجارتی خسارہ جو تاریخی طور پہ پاکستان برداشت کرتا تھا وہ سرپلس میں بدل گیا ہے۔ معیشت دانوں کی معیشت یہ اشاریہ بھی بتاتی ہے کہ جو ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 1 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے۔ ایک دوسری معیشت بڑی واضح طور پہ نظر آنے لگی 2024 میں، اور وہ ہے عام پاکستانی کی معیشت۔ دیکھیے نمبر ناٹ لائے، ابھی جتنے نمبر میں نے بتائے ہیں وہ سب درست، وہ سب حقیقی نمبر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جو پاکستانی کی معیشت ہے، عام پاکستانی کی معیشت، اس کی ہوا یہ ہے کہ پچھلے 18 سے 24 مہینوں کے دوران جو آپ سمجھیے کہ آگ کا دریا تھا، جس میں کوئی 100% بجلی کے ریٹ بڑھ گئے تھے، اور حکومت خود بتاتی ہے کہ گیس کے ریٹ میں کوئی 800% اضافہ ہوا۔ اب 800% گیس کے ریٹ کے اضافے کے بعد اور 100% ڈبل ہونے کے بجلی کے ریٹ کے اضافے کے بعد پاکستانیوں کی قوت خرید ختم ہو گئی۔ اب جب قوت خرید ختم ہو گئی تو پھر جو مہنگائی کا اشاریہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 30% سے 5% پہ پہنچ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے اس میں اضافہ ہوا 5% سے، اور وہ اضافہ ہوا کرتا تھا 30% سے، تو اضافہ پھر بھی ہوا، یہ حکومت خود سے بتا رہی ہے۔ اب جب قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو پھر پرابلم شروع ہوتا ہے کہ گیس کا بل دینا ہے یا بچے کی فیس دینی ہے۔ ایسے خاندانوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کے 2 سے 3 بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا ایک بچے کو اسکول سے نکالنا پڑے گا۔ بڑا مشکل ڈیسیژن ہے، آپ سوچیے، اور یہ بھی بڑا مشکل ڈیسیژن ہے کہ بچے کی فیس دینی ہے یا بجلی کا بل دینا ہے۔ ابھی جو موسٹ ریسنٹ ہماری جی ڈی پی گروتھ کی فگر آئی ہے وہ یقیناً بڑی ڈپریسنگ، وہ 0.9% سے ہماری معیشت جو ہے وہ گرو کی، اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو جو صنعتی سیکٹر ہے اس کی جب مہنگائی کا ریٹ بڑھتا ہے، 100% بجلی کا ریٹ، 60% گیس کا ریٹ، تو پھر وہ پیداواری لاگت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی پیداوار کم کر دیتی ہے، اور دوسری طرف تو صارف ہے جو کنزیومر ہے اس کی تنخواہ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انرجی بلز میں چلا جاتا ہے، وہ خرید نہیں پاتا، تو پھر یہ جی ڈی پی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ڈی پی گرو نہیں کر پاتا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جی ڈی پی گروتھ ہے 0.9، اور آبادی جو حکومت نے اپنے سینسس ہمیں بتاتی ہے آبادی گرو کر رہی ہے 2.5 پہ۔ تو معاملات 2024 میں اشاریوں کے حوالے سے بہت اچھے تھے، لیکن عام پاکستانی اچھے نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی معیشت دانوں کی جو معیشت ہے وہ تو بڑی بہتر جا رہی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے، عام عوام کے لیے معیشت میں کوئی خاصی بہتری نہیں آئی۔ عادل صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے سے ایلیبوریٹ کر دیا۔ آپ بتائیے گا کہ ایک جانب جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے، روپے کی قدر میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے کتنا آپ کو قرضہ مل رہا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کہاں جاری ہے کہاں نہیں، اسے سروکار ہے تو صرف اتنا کہ کیا اس کے لیے کوئی آسانی ہوگی یا ہوئی ہے 2024 میں؟ دیکھیں، جو معیشت ڈی ٹریک ہو گئی تھی وہ کم از کم جو ہے وہ ٹریک پہ آ گئی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ان کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جو ان کی سورس آف انکم ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، وہ جو غربت کی سطح ہے وہ بہت اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ تو حکومت ابھی اس طرح سے ایڈریس نہیں کر سکی، لیکن جو ملک کا خطرہ ہے، جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اس حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہمیشہ سے پرابلم کا شکار رہتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری حکومتیں اور خاص کر پولیٹیکل حکومتیں چونکہ بہت کمزور ہوتی ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 2-2.5 سال کا ہی وقت ہوتا ہے، اور وہ شارٹ ٹرم پالیسیز کا جو کانسیپٹ پاکستان کے اندر تھا وہ اب لگتا ہے کہ اس کانسیپٹ میں تبدیلی آئی ہے، اور لانگ ٹرم
جو پالیسیز ہے اس کی ایک سوچ پیدا ہوئی. اللہ کرے کہ وہ سوچ اسی طرح چلتی رہے. 2016-17 میں جو کچھ تھا ملک، اور پھر ایک نیا تجربہ کر کے اس وقت معیشت کو جس صورتحال پہ پہنچا دیا گیا، تو اس طرح کے تجربے جو ہے وہ کرنے والوں کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے کہ جب آپ پولیٹیکلی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، کسی کو ان کرتے ہیں، کسی کو آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کے نقصان نہ صرف ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، دہشت گردی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو معیشت ہے وہ آپ کی اس کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی SIFC بہت اچھا اقدام ہے، اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں چیزیں اگر اسی ٹریک سے چلتی رہیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن عوام تک ہو سکتا ہے اس کے اثرات جو ہے پہنچنے شروع ہو جائے. لیکن اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے جو حکومتوں کے اندر اس وقت نہیں ہے. جو حکومت کی سب سے بڑی خامی ہے، کمزوری ہے، کہ وہ اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی، لیکن برڈن جو ہے وہ عوام پر بڑھا رہی ہیں. تو پالیسی کا تسلسل اچھی بات ہے، لیکن اس کی وہ پالیسیز عوام کے لیے ہونی چاہیے تاکہ عوام پالیسیز کا عوام کے لیے بنانا اور عوام کے لیے سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. حارث نواز صاحب، آپ اگر معیشت کو دیکھیں سال 2024 کی، تو عادل صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے، چلیں معیشت کچھ ٹریک پہ آ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سال 2024 میں عام عوام کے لیے حکومت نے کچھ کیا ہے یا کچھ سوچا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہیں. جو لوگ بات کرتے تھے ڈیفالٹ چلا جائے گا، خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا، پولیٹیکل پارٹی نے چور مچایا ہوا تھا، وہ تو ہم ابھی ریکور کر رہے ہیں. FDIs کی بھی آپ دیکھیں تو اس میں 41% انکریز ہے. فارن ڈائریکٹ اس کے بعد آپ کی جو تھی ریمیٹنسز وہ بڑھ گئی ہے 31%. پھر آپ کی ان ڈیجیٹل چلی گئی، اسٹاک ایکسچینج، سب آل از گڈ. بٹ وی شوڈ ہوپ اینڈ پرے، اور گورنمنٹ کے لیے یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگلا سال ڈیووٹ کریں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے خوش کرنا ہے، ریلیف دینا ہے، اور عوام کی جو ہماری یوتھ کا برین ڈرینیج ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں 2-3 چیزیں جو حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کی. FDI کی بات کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا. 3000 سے 4000 ارب ایک سال میں سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹم میں ہمارا چوری ہو جاتا ہے. 3 سے 4000. اینڈ وی آر بیگنگ IMF ورلڈ بینک، جو ہم کہتے ہیں $500 ملین یا $1 بلین ہمیں دیتے ہیں. نمبر 2، اسٹیٹ کارپوریشن کو ہم نیشنلائز نہیں کرتے، ان کو بھی ہم پرائیویٹائز نہیں کر سکے. 1000 ارب اس پہ لگ جاتا ہے. نمبر 3 جو چیز ہے وہ ہے IPPs. ابھی تک ہم نے ان کو کنٹرول کچھ کم کیے ہیں، لیکن وی نیڈ، جو ہم یہ 2000 ارب دیتے ہیں، کم از کم اس کو 1000 ارب تو بچے اور لوگ خادی کر کے یہ سیو کریں پیسہ. اور اس کے ساتھ جو فارن، جو ہم ڈیولپمنٹ فنڈ میں 1700-1800 ارب دے رہے ہیں، جو MNMs کو بانڈ دیتے ہیں، یہ چیزوں میں اگر ہم کنزرو کریں پیسے کو تو 2000 ارب بھی اگر ہم بچا لیں، آپ سوچیں ہم کو کتنی ریلیف ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سی ریفارمز ہیں جو کہ لانی چاہیے معیشت کو واقعی بہتر کرنے کے لیے، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ عام عوام اس معیشت سے مستفید ہو سکے، وہ کون سی ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. ریفارم کے حوالے سے دیکھیے، ٹیکس کے حوالے سے جو فوکس کیا جاتا ہے وہ میرے نزدیک بالکل غلط ہے. 199 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، اس میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کی قیادت دنیا بھر میں گھومتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہیں. اب ذرا اندازہ کیجیے کہ آپ کو جو ٹیکس ملتا ہے اس میں سے 20-22% کا ٹیکس کٹ جاتا ہے انکم کے اوپر. اب وہ آمدن جو آپ گھر لے کے جاتی ہیں، اس کے بعد آپ پیٹرول خریدتی ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. پھر آپ بجلی کا بل دیتی ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. پھر آپ گیس کا بل دیتی ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. دودھ خریدتی ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. تو لگ بھگ 35 سے 40% تو ڈفرنٹ ٹیکسز میں آپ کی آمدن جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اب فوکس ٹیکس کے اوپر دیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ غلط فوکس. دوسری طرف ریفارمز کی آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیے PFA کوئی 70-80 ارب روپے کا سالانہ نقصان کر دیتا ہے. بجلی کے شعبے کے اندر کوئی 350-400 ارب روپے کا نقصان ہے. تو جو نقصانات ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی ریفارم کی بات یا اصلاحاتی فوکس نہیں کیا جا رہا، اور فوکس سارا کا سارا ہے کہ ٹیکس مزید کیسے اکٹھا کرنا ہے. ابھی بھی ایک ہمارے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی کہ 2-3 ہزار ارب کا ٹیکس چوری ہو جاتا ہے. بھائی آج 12 سال پہلے حکومت کا اپنا بجٹ ہے
वो हद रखा था टैक्स का 1500 अरब का, और अब फिर हमें हुकूमत बताती है कि उसने 9,500 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। तो टैक्स इकट्ठा बहुत तेजी से हो रहा है, 1500 अरब से कहीं 9,500 अरब पे पहुंच गया है। तो प्रॉब्लम टैक्स की नहीं है, हुकूमती अखराजात की। ठीक है, यानी हुकूमत को अपनी रिफॉर्म्स में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच में, अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि साल 2024 में पाकिस्तान और ओवरऑल पूरी दुनिया को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसा रहेगा साल 2025। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ ही घंटों बाद हम एक नए साल में एंटर होने वाले हैं। साल 2024 को हम खुदा हाफिज़ कहेंगे और साल 2025 को हम खुशामदीद करेंगे। यकीनन कुछ नए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं जो हम सब ने बनाए होंगे और जो माजी की गलतियां हैं उनको भी हम याद ज़रूर करेंगे और यकीनन उससे सीखने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो साल 2024 का तो जायज़ा हमने ले लिया। अब साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, हमें ये भी बड़ी दिलचस्पी होती है कि शायद काश कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमें बता सके कि 2025 हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कैसा रहेगा, और हम बड़ी दिलचस्पी रखते हैं ये जानने के लिए। इसीलिए हमने आज दावत दी है सैयद अली ज़ैदी साहब को, एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली ज़ैदी साहब। आप बताइएगा कि साल 2025 को पाकिस्तान के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम सियासी लिहाज से बात कर लेते हैं। ये पाकिस्तान के लिए साल 2025 से सियासी तो बहुत ज़्यादा पारा हाई रहेगा और आपको कह लें कि जल्द से जुलूस और लोग सड़कों पर नजर आएंगे। सियासी माहौल तो फुल गर्म रहेगा, लेकिन माली हवाले से अगर हम बात करें तो माली हवाले से साल 2025 में बड़ी खुशखबरी है। पूरी दुनिया को एक अलग हालात का सामना होगा और पाकिस्तान को एक अलग किस्म के हालात का सामना होगा। अच्छा। दोनों मुल्क के जो सरमायाकारी है वो इस साल के अंदर मुझे आपकी नजर आ रही है, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से गैर मकबूल किस्म के फैसले आपको देखने को मिलेंगे, जिससे हुकूमत यूँ कह लें कि वो गैर मकबूल की होती जाएगी। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि इस साल 8 फरवरी को ये इलेक्शन हुए, तो इस हवाले से पाकिस्तान का जायके को हम अलग तरीके से देखेंगे और इस हुकूमत के जायके को अलग तरीके से। पाकिस्तान का जो सियासी अदम इत्मीनान है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा अली ज़ैदी साहब, आपने तो बड़ी खुशखबरी एक दे दिया। आदिल साहब, अली ज़ैदी साहब तो कह रहे हैं कि माली लिहाज से ख़ासी खुशखबरी देखने को मिलेगी और सियासी लिहाज से मामलात इतने बेहतर नहीं रहेंगे। हम तो देख रहे थे कि सियासी लिहाज से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ बेहतरी नज़र आएगी। जी बिल्कुल, अभी तो बातचीत का आगाज़ होना है नए साल में। नया साल में हमारे सियासतदान जो है वो माजी की गलतियों से कितना सीख के जो है वो आगे 2025 में कुछ बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और सबको पता है कि पॉलिटिकल जो अनस्टेबल सूरत हाल है वो ना सिर्फ मुल्क पर असर डालती है बल्कि मईशत के लिए जैसे कहते हैं कि नासूर की हैसियत रखती है। इकॉनमी उसी सूरत में बेहतर हो सकती है कि जो है वो अगर हमारा जो अदम इस्तेहकाम है पॉलिटिकल वो ख़त्म हो सके। दहशत गर्दी भी इसी सूरत हाल में ख़त्म हो सकती है। तो मैं सैयद अली ज़ैदी साहब से सवाल तो करना, चूँकि अब पाकिस्तान एक में जो पॉलिटिक्स है वो एक फेवरेट टॉपिक है और हर कोई जो है वो शख्सियात को हवाले से जानने के लिए बड़ा बेताब रहता है। तो मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के हवाले से ये तीन जो कौमी शख्सियात हैं, पॉलिटिकल शख्सियात हैं, तो इनके हवाले से इनका फ्यूचर 2025 में क्या देख रहे हैं? जी अली ज़ैदी साहब। तो ये साल बिल्कुल एक मुख्तलिफ साल होगा और इमरान खान के साल 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अब जो मुश्किलात हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं और ये साल इनके लिए आसानियों का साल होगा। और मुझे मज़ीद इसमें कैद नज़र नहीं आती। जब इन्होंने कैद होना था तो उस वक्त भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इनकी गिरफ्तारी होगी और ये कुछ अर्सा कैद में रहेंगे। लेकिन साल 2024 में बहुत से लोगों ने दावे किए कि ये रिहा होंगे, लेकिन उस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा था। साल
2025 इनके लिए रिहाई का सवाल है और इनका मुश्किल वक्त अब गुजर चुका है, अब आगे इनका अरूज है। लेकिन ये एक अलग सवाल है कि ये बाहर आकर क्या इनको इत्मीनान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो इनकी रिहाई का है। तो सियासी बहुत ज्यादा बदले हुए नजर आएंगे और दूसरी जो कुव्वतें हैं या दूसरी सियासी पार्टी वो एक गैर मकबूल होंगी और इमरान खान की मकबूलियत में साल 2025 में इजाफा होगा और इनकी साल 2025 रिहाई का साल है। अच्छा, उसके बाद अगर अली ज़ैदी साहब, इमरान खान के लिए तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी है, उनके लिए आसानी का साल होगा, उनके लिए आसानी यकीनन दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, तो फिर मुश्किल किसके लिए होगा? मुश्किल किन के लिए होगा ये? जी, मुश्किल साल 2025 जिनके लिए मुश्किल होगा वो ये इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में है। अच्छा, और खसूसी तौर पर जो शरीफ फैमिली है, इनके मरियम नवाज के मैंने जायचा देखा है, नवाज शरीफ का जायचा देखा है, और तो ये कुछ इनके गैर मकबूल फैसले होंगे। और जो शहबाज शरीफ हैं, इनके जायचे में एक बड़ी अजीब सी अलामत मुझे नजर आ रही है। मुझे जायचे में ये इम्कानात है ये कोई बड़ी हिमाकत करेंगे। अच्छा, और कोई बड़ा गैर मकबूल सा फैसला करेंगे जिसकी वजह से इनका बहुत सियासी नुकसान होगा। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, आप इससे पहले कुछ मुस्कुरा रहे थे, आप कुछ पूछना चाहेंगे अली ज़ैदी साहब से? बिल्कुल, मेरा साथ है कि ये बिल्कुल है कि 20 ये जो पीटीआई है इसका अगले साल आप क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या हुकूमत में और ये अपोजिशन में पीटीआई में कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इसके रिजल्ट से क्या असेंबली के अंदर हालात बेहतर होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी या नई स्टेबिलिटी होगी, इसके बारे में बताएं। देखिए, सियासी मामला तो मुझे नहीं लगता कि इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। बढ़ेगी। और जो मुज़ाकरात या डील वाला मामला है उसको मैं नहीं जानता कि डील होगी या नहीं होगी, लेकिन रिहाई मुझे बिल्कुल इनकी नजर आती है। मुकदमात इन पर कायम रहेंगे, तो लेकिन इनकी रिहाई हो जाएगी। ठीक है अली ज़ैदी साहब, पाकिस्तान के हवाले से तो आपने प्रिडिक्ट कर दिया। अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें, इसके साथ साथ हम देखें कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, लेबनान है, यहाँ पे जो खाना जंगी की सी सूरत हाल है, आप ओवरऑल जो आप दुनिया की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता की, उसको किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्या बेहतरी आएगी 2025 में? ये सवाल से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा बिलावल भुट्टो के हवाले से। जी, बिल्कुल आपका जो पूरी दुनिया को किन हालात का सामना रहेगा इसका भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन मुझे बिलावल भुट्टो के अरूज का साल नजर आता है। अगर इस साल वजीर आजम तब्दील होता है तो इनका भरपूर इम्कान है बिलावल भुट्टो के इस साल वजीर आजम बनने के। अगर वजीर आजम की तब्दीली होती है तो क्योंकि हुकूमत का जो जायचा है वो कमजोर है, बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ का जायचा मजबूत है, लेकिन बिलावल भुट्टो को आप किसी बड़ी अहम पोजीशन पर देखेंगे। अब हम बात करेंगे दुनिया को किन हालात का सामना रहेगा। देखिए, जो ये बनता है 2025 का अदद बनता है 9, तो जो 9 अदद बनता है ये मरीख का ज़ेर असर होता है और मरीख के जो जिन को अपना रंग देता है, तो मरीख के जब लगता है तो उसमें जंगें बड़ी होती हैं। जो मुझे मसाइल नजर आते हैं वो इंग्लैंड और इंडिया के साथ कोई बड़े मसाइल नजर आते हैं कि खुदा ना खास्ता इनके मुल्क में कोई बड़ा सानिया या कोई बड़ा वाकया रूनुमा हो। और बिल्कुल कुछ जंगें इख्तिताम पजीर हो जाएंगी और नई और जो पुरानी जंगें जो चल रही हैं वो एक फैसला कुन मराहिल में दाखिल होंगी। और जो नई इजादात इस साल 2025 में बहुत सी नई इजादात भी होंगी, लेकिन जो अक्सर इजादात होंगी वो जंगी साजो सामान के हवाले से होंगी और ताकत के तवाज़ुन बदलेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान की सरहदों पर मुझे कशीदगी नजर आती है। ठीक है आदिल साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे?
नहीं, मैं तो जो अली जैदी साहब ने कहा, उन्होंने शहबाज शरीफ को जायचा अच्छा है, बिलावल को भी उन्होंने अरूज दे दिया, इमरान खान की भी रिहाई जो है वो करा दी है, तो फिर मुल्क में जो अदम इस्तेकाम तो फिर तो नज़र नहीं आता कि अगर इस तरह से तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का सितारे नहीं आदिल साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये कहा है सैयद अली जैदी साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो कुछ हमाकत शायद उनसे हो जाए, उनके लिए कुछ मुश्किल नज़र आ रही है। बिल्कुल, शहबाज शरीफ के लिए ये मुश्किलात का साल है। अच्छा। और इनसे गलत फैसले होंगे। बतौर वजीर आजम तो इनका जायचा बड़ा मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है कि साल 2025 में ये कोई बड़ी हिमाकत करेंगे और बड़ा कोई गैर मकबूल किस्म का ये कोई फैसला करेंगे, इससे इनको सियासी नुकसान होगा। अच्छा, आसिफा भुट्टो भी हमने पीपल्स पार्टी में देखा है कि बड़ी इन हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में वो भी हमें सियासत में नजर आएंगी। बिलावल भुट्टो, आपने कहा है कि अगर अगला वजीर आजम मुंतखब होगा तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आसिफा भुट्टो का फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? आसिफा भुट्टो अभी एक जैसे लीडर होते हैं वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी इनका 2 सालों के अंदर कोई अहम पोजीशन मिलने के इम्कान नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल इनके जो हाथों के प्रिंट्स हैं वो मेरे पास मौजूद है, तो इनका एक बड़ा रोशन इनका हाथ है, इसमें शम्सी लकीर बड़ी मजबूत है, इनको आगे जाकर बड़ी कोई एक अहम पोजीशन। अच्छा, अली जैदी साहब, वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आम आवाम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं, बताइएगा मौशी लिहाज से साल 2025 जो है वो आम आवाम के लिए क्या खुशाइंद रहेगा? क्या आवाम जो है वो तैयार हो जाए कि शायद कोई खुशखबरी मिल सकती है? क्या उम्मीद रखें? इस नई आवाम के लिए साल 2025 में बहुत सी खुशखबरी हैं। अच्छा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में ही हो रही है, तो लेकिन थोड़े से कुछ मैचेस होंगे वो बाहर भी होंगे, तो जो पैसा है वो गैर मुल्की पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा, गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, और बहुत से जो साल 2024 में बहुत से जो बिजनेस हैं वो बहुत डाउन गए हैं। खसूसी तौर पे जो लोग ये प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा सिफर ही वो तो बिजनेस हो गए थे प्रॉपर्टी के बिजनेस पर। लेकिन साल 2025 बिजनेस के हवाले से खसूसी तौर पर मैं नौजवानों को कहूंगा कि साल 2025 में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपके कामयाबी के इम्कान बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, और अगर हम बात करें खारजा महाज पे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो वो कैसे रहेंगे अपने हमसाया ममालिक के साथ और दीगर ममालिक के साथ? बैरूनी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतर रहेंगे, खुसूसन मगरिब के साथ। जो मगरबी ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन रहेंगे, लेकिन जो एशियाई ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ कशीदा रहेंगे। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अली जैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, 2025 को प्रिडिक्ट कर रहे थे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि साल 2025 हम सब के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल रहे। इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।